नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित और बिहार के रण को लेकर हम लगातार कवरेज आपको दिखा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। पहले चरण में 16 जिलों की कुल 71 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, तो वहीं दांव पर है 1066 उम्मीदवार जिनकी किस्मत का फैसला पहले चरण में होना है। पहले चरण में 2.14 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। कोरोना महामारी के दौर में हो रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षित मतदान के लिए हर पोलिंग बूथ में गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लखीसराय, पालीगंज, औरंगाबाद, सासाराम, मुंगेर, गया, जहानाबाद और जमुई की ये तस्वीरें जहां पर लगातार मतदान जारी है। सुबह से ही मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं, लेकिन खासियत यह है इस बार कि कोरोना काल में पहला राज्य जहां मतदान करवाए जा रहे हैं और सख्ती से यहां कोरोना गाइडलाइन का पालन भी मतदाताओं से करवाया जा रहा है ताकि मतदाता सुरक्षित रहें और इलेक्शन भी निपट जाए। एनडीए और आरजेडी में आर पार की इस बार लड़ाई है और इस वक्त अशोक सिंह शेखावत बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी अशोक जी, बिहार में मतदान जारी है, लगातार मतदाता चुनाव के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी बात है, बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं। कोरोना काल के मद्देनजर तमाम गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार में चुनावी रैली करने पहुंचे हैं। उधर राहुल गांधी भी रैली कर रहे हैं। एक दूसरे पर गरज रहे हैं सभी नेता इस वक्त और अपनी जीत की ताल ठोक रहे हैं। लेकिन बीजेपी बिहार में एक ऐसा स्तंभ बनकर खड़ा हो गया है कि अगर जेडीयू जीतती है तो फायदा बीजेपी को होता है, एलजेपी जीतती है तो फायदा बीजेपी को होता है। तो क्या मान लिया जाए, अगली सरकार में बीजेपी की कितनी अहम भूमिका होने वाली है? देखो भानु जी, जिस प्रकार से आपको मैं कहूं कि जो चुनाव की रणभेरी आज बिहार में बच चुकी है जी, जो प्रथम चुनाव है ना, और 2 चरणों का चुनाव बाकी और, लेकिन जिस प्रकार से आप देखेंगे कि बिहार के अंदर 15 साल का पूर्व का शासन आप देखेंगे, उस शासन के अंदर और 15 साल का जो शासन अब जहाँ के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बीजेपी के साथ रहा, उसमें क्या विकास के आयाम स्थापित हुए हैं, और उससे पूर्व आप देखेंगे तो किस प्रकार से अराजकता थी, पूरे प्रदेश में पूरा अराजकता थी जी। और जहां तक आप मैनिफेस्टो देखिए इनका, जो आरजेडी का है, कहा कि 10 लाख हम नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी, मैं ये नहीं कह रहा, ये कह रहा सरकारी नौकरी, ठीक है। फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग होगी, उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर हम उसके अंदर साइन कर देंगे और सबका आप प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। तो और यही साथ साथ इन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो राजस्थान में जिस प्रकार से इन्होंने बेरोजगारी भत्ता का कैसा हाल किया है, वैसा ही वहां पर भत्ते की बात करें कांग्रेस के साथ मिलकर के, और कहा कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे। तो ये राजस्थान में देख लीजिए कैसा किसान को कर्ज माफ किया, वही बात वहां पर लागू हो रही है बिहार के अंदर। तो हमने तो ये कहा है मोदी जी ने कि हमने 6 साल के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को कौन कौन सी योजनाएं थी जिनका पैसा दिया गया, और उन पैसों के आधार पर वहां की जनता को कुछ ऐसे लाभ मिले जो कि आपको देखे जाएंगे तो किस प्रकार के कई लाभ है, धन खाता है। ठीक है अशोक जी, आप कहते हैं कि देखिए राजस्थान में जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए। राजस्थान में कांग्रेस ने कहा था कि हम किसानों की कर्ज माफी कर देंगे और जनता को कहीं ना कहीं यह बात ठीक लगी थी। अगर ठीक नहीं लगती तो जनता कांग्रेस को क्यों स्वीकार करती? और अब आप देखिए जो आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन अगर आज बिहार में अगर तेजस्वी कहते हैं कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे और लोगों को उनकी बात सच लगती है, अगर लोगों को लगता है कि हमने जेडीयू को देख लिया, हमने बीजेपी को देख लिया, हमने आरजेडी को देखा था, लेकिन अब आरजेडी की नई जनरेशन सामने आ रही है, तो चलिए एक बार तेजस्वी को भी मौका देते हैं। अरे 10 लाख नहीं, कम से कम 5 लाख नौकरियां तो मिलेंगी। तो क्यों लोग आरजेडी की तरफ न जाए, क्यों लोग तेजस्वी पर भरोसा न करें? देखो कि जिस प्रकार से आरजेडी एक वंशवाद की एक पार्टी है,
जी आप देख लीजिए, पिता गए। अशोक जी, पिता का अशोक जी, आपको पता है क्या अशोक जी, हो रहा है? अशोक जी, एक आज क्षण जेल के में लिए है। रोकना चाहूंगा मैं। मेरे साथ राकेश प्रवीर जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद धन्यवाद। राकेश जी, मैं आता हूं आपके पास। अशोक सिंह शेखावत जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। जी अशोक जी। हाँ, जिस प्रकार से मैंने कहा कि जो कि अब एक आरजेडी पार्टी है, अब आप देखिए कि उनके पुत्र आ गए, पूरा परिवार कुनबा आ रहा है। आप किस प्रकार से आप कर रहे हो, जातिवाद का, धार्मिकता का आप एक दौड़ने का काम आप कर रहे हो वहां पर जाकर के। आप नौकरियों की मैंने बात की कि जो आप नौकरी आप देखिए, 10 लाख का कैडर बहुत होता है, 10 लाख का सरकारी नौकरियों का। इनका ये तो देखें कि हमारा सरकारी कैडर कितना है और उस हिसाब से आप कह रहे हैं। मैंने कहा कि बेरोजगारी भत्ते की बात की तो बेरोजगारी भत्ता सिर्फ शब्द लिखा है कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, इतना रुपया देंगे, लेकिन ये नहीं कहा कि हमारे मापदंड क्या होंगे। उस मापदंड को तो बताओगे कि हम ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के अलावा हम कितना उसके अंदर आय की सीमा होगी, वो कुछ नहीं कहा इन्होंने। जब तक वो चीजें नहीं आ जाती, क्योंकि राजस्थान के अंदर भी यही बात हुई थी। राजस्थान के अंदर उन्होंने राइडर ऐसे लगा दिए कि जिस प्रकार से उनको आज भत्ता नहीं मिल पा रहा है और नाम मात्र का ऊंट का जीरे के हिसाब से भत्ता मिल रहा है। और जो किसानों के साथ इन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर वही बात जाकर के बिहार में कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि आप राजस्थान की जो बात आई है वैसे ही आप बिहार में ये करना चाहते हैं कांग्रेस के साथ मिलकर के। लेकिन नीतीश बाबू जी का जिस प्रकार से शासन रहा, उस शासन के अंदर जो काम उन्होंने किए हैं, जनता उस पर मोहर लगाती आ रही है और आगे भी मोहर लगाएगी। ये नहीं है कि उन पर मोहर का काम नहीं करेगी, मोहर लगाएगी। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से इसके परिणाम आएंगे, उसमें आप देखेंगे कि बीजेपी और नीतीश जी का जो गठबंधन है आरजेडी का, उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी का अंदर देखिए आप उदय होगा, ज्यादा सीटें जीतेगी। इस फर्स्ट मैं बताऊं आपका, बीजेपी का जैसे 29 सीटों में चुनाव लड़ रही है और जिसके एलजेपी 41 है और जेडीयू है 35 के लगभग है और कांग्रेस का कहें तो हम 30 के लगभग है और आरजेडी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अशोक जी, मैंने आपकी बात सुनी। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीर जी भी हैं और मेरी सहयोगी ऋचा सिंह भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। राकेश जी, जिस तरह से आज बिहार में तमाम वायदे किए गए चुनावों से पहले मैनिफेस्टो में 10 लाख नौकरियां देने की आरजेडी बात करती है, तेजस्वी बात करते हैं, बीजेपी कहती है कहां से लाएंगे 10 लाख नौकरियां। लेकिन सवाल यह उठता है कि रोजगार का मुद्दा हर चुनाव में हावी रहता है। अगर चुनाव का मुद्दा उठा लिया गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। और अगर आज जेडीयू ये कहती है कि इतना पैसा आप कहां से लाओगे नौकरियों के लिए, कैसे लोगों को रोजगार दोगे, कहां है रोजगार, तो ये बात तो जेडीयू पर भी लागू होती है। भाई आपकी सरकार रही है 5 साल, आपने आरजेडी के भी साथ काम कर लिया, आप बीजेपी के भी साथ काम कर रहे थे अब तक, तो रोजगार का मुद्दा तो आपको उठने ही नहीं देना था। आपको प्रवासी बिहारियों को पहले ही घर ले आना था, जो कोरोना काल में मीलों पैदल चलकर बिहार पहुंचे थे। नहीं, बिल्कुल आप सही सवाल उठा रहे हैं कि रोजगार एक तरह से इस चुनाव में एक मुद्दा शुरू से लेकर अब तक बनाने की कोशिश जरूर हुई है जी। लेकिन एक इसमें महत्वपूर्ण बात आपने जो उठाया कि हर तरफ से रोजगार और नौकरियों के जो वादे किए जा रहे हैं, तो ये वादे कम झांसे ज्यादा लग रहे हैं। व्यवहारिक तौर पर किसी भी सरकार के लिए एक झटके में एक बार 10 लाख नौकरियां, वो भी सरकारी क्षेत्र में सरकारी नौकरियां पैदा करना थोड़ा मुश्किल है और अविश्वसनीय है। और ये सवाल जदयू पर भी जाता है या बीजेपी भी के घोषणा पत्र में भी जो 19 लाख, लेकिन बीजेपी ने एक चालाकी की है कि वो सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि हम 19 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। तो दरअसल 10 लाख सरकारी नौकरियां और 19 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के वादों में थोड़ा फर्क है, लेकिन एक तरह से ये झांसा है। आप क्या कैसे नौकरी देंगे, कहां पर नौकरी देंगे, किस तरह की नौकरी देंगे, ये किसी भी घोषणा पत्र में कुछ भी बताया नहीं गया है। तेजस्वी के वादे जरूर हैं, चूंकि बिहार में बेरोजगारी बड़ी समस्या है और मेरा मानना है बिहार क्या किसी भी राज्य में आप देखें तो 20 से 35 वर्ष के युवाओं के बीच में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। अब इस चुनाव राकेश जी, 30 से 35 वर्ग के जो युवा हैं, 30 से 35 साल की वर्ग के, उनको लुभाने की पूरी कोशिश आरजेडी की तरफ से की गई है। लेकिन अगर अब आज बीजेपी ये कहती है कि हम वो अवसर पैदा करेंगे, तो भाई आप अब तक सत्ता में थे, अब तक अवसर क्यों नहीं पैदा कर पाए? मेरा सवाल यही अशोक जी से है। अशोक जी, बीजेपी जेडीयू के साथ काम कर रही थी,
तो कुछ तो अवसर पैदा किए होंगे रोजगार के। चलिए 2.5 साल ही सही, 2.5 साल में कुछ तो फर्क पड़ा होगा बिहार में। ने कहा कि रोजगार के अवसर की हमने बात करी है, वास्तव में किसी प्रकार का गवर्नमेंट के लिए नहीं कह करके हमने कहा कि रोजगार के अवसर के पैदा करेंगे। और आपके जो वरिष्ठ पत्रकार साहब आए हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि बीजेपी ने रोजगार के अवसर की बात करी है। चाहे उसके अंदर आप ये देखिए, चाहे आत्मनिर्भर भारत के तहत आते हो या वहां की लोकल जो सरकार है उन्होंने रोजगार देने का भरसक प्रयास किया है। और आप देखिए सरकार के क्षेत्र के अंदर भी जितनी जितनी वैकेंसियां थी उन सब वैकेंसियों को भरने का काम किया है। जिसके अलावा आप ये देखिए प्रवासी जो बिहार के जो लोग थे जो कोविड के समय के अंदर जो दूसरे स्टेट के अंदर काम करते थे वो वापस से उनको आए वहां से, लेकिन उन लोगों को रोजगार देने का काम करने का सरकार ने काम किया। लेकिन आप मानते हैं कि कोविड की समस्याओं के कारण से एक बिहार ही नहीं है, पूरे भारतवर्ष के अंदर कई राज्यों के अंदर उनकी इकोनॉमिक स्थिति खराब हुई है। फिर भी आप देखेंगे कोविड 6 महीने से आ गया। अशोक जी कोविड 6 महीने से आ गया, आपकी सरकार 2.5 साल से वहां काम कर रही है। विशेष राज्य का दर्जा देने की आपसे मांग की गई थी, प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे, नीतीश कुमार ने करबद्ध हाथ जोड़कर कहा था कि मेरी बिहारियों की तरफ से, बिहार वासियों की तरफ से प्रार्थना है कि विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए बिहार को, तभी तो रोजगार के अवसर पैदा होते। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। प्रधानमंत्री वहां आते हैं, मुस्कुरा के चले जाते हैं, आप साथ में काम करते हैं जेडीयू के, आरजेडी इसको लेकर आप पर हमलावर रहती है, लेकिन आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पाते बिहार को। तो अब रोजगार के अवसर पैदा करने की आप बात कर रहे हैं, तो कहां से होंगे वो? भानु जी, आपने ये सही कहा कि बिहार राज्य को विशेष दर्जा, आप देखेंगे विशेष दर्जा जो होता था वो किसके मापदंड होते हैं, उस मापदंड में जो राज्य आता है उन राज्यों को दिया जाता है। लेकिन जहां से जो केंद्र सरकार के द्वारा मोदी सरकार के द्वारा जो उनको फंड दिया गया है उसमें आप देखेंगे कि आप 3 लाख करोड़ से की लगभग आप अधिक से अधिक इनकी राशि थी उनको बिहार को दी गई है, हर क्षेत्र के अंदर में दी गई है। चाहे आप पानी से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो या और भी कई योजना हो, उनके माध्यम से दिया गया है और उनका इंप्लीमेंटेशन किया गया है। ये बात नहीं है कि बिहार के साथ कुछ ऐसा काम नहीं किया गया हो जो अदर स्टेट के साथ किया गया और बिहार को नहीं दिया गया हो। लेकिन आप ये देखेंगे कि आप स्पेशल को दर्जा मिले उससे ही कोई सब कुछ होता है। मोदी जी ने कहा कि हमने स्पेशल दर्जा के अलावा भी हमने इस प्रकार से वहां बिहार में काम किया है, बिहार को इतना फंड दिया है। तो बिहार के आप देखिए आज खेती के मामले में आप देखिए कितना अच्छा बिहार का काम हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आप देखिए जो बिहार 15 साल पहले था। अशोक जी अगर आपकी सरकार आती है, अशोक जी अगर बीजेपी इस बार आती है तो विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा बिहार को? देखो कि आप किसी भी राज्य की आप देखिए कि परिस्थिति अनुसार कई एक मापदंड तय किए गए हैं कि किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ये कानूनी सम्मत चीज होती है। ठीक है, यानी कि मापदंड पूरे करने होंगे। अभी हम इसको ये मान लें कि ऐसे इतनी आसानी से थाली में रखकर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे दिया जाएगा। हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस से जुड़े हुए हैं मोहन प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया चैनल पर हमारी इस खास चर्चा में। जी फरमाइए। जी मोहन प्रकाश जी, कांग्रेस बिहार में चुनाव लड़ रही है, आरजेडी कहते हैं कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, बीजेपी पूछती है कहां से देंगे, जेडीयू कहती है पैसा नहीं है। और आप क्या आपको लगता है कि क्या 10 लाख नौकरियां अगर सरकार आती है तो एकदम से दे दी जाएगी? क्या आपको यह नहीं लगता कि वो मापदंड भी आपको बताने चाहिए थे कि किन मापदंडों के आधार पर हम वो नौकरियां देंगे? तो आपने सुना नहीं होगा, तेजस्वी यादव हर एक मीटिंग में ये बता रहे हैं कि 4.5 लाख नौकरियां अभी रिक्त है, समझ रहे? ठीक है। और करीब 5.5 के आसपास वो जो पैरामीटर्स हैं उसके तहत होगा। वो आप छोड़ दीजिए कि प्रधानमंत्री जी पिछली बार आए 15 के चुनाव में, तो उन्होंने अभी हमारे कोई मित्र थे वो स्पेशल राज्य के प्रश्न पर आप उनसे ये अशोक सिंह शेखावत जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। ठीक है, मैं तो फोनों पर हूँ, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन सीधी सी बात है कि उन्होंने बोली लगाई थी 80,000 दे दूं कि 90,000 दे दूं कि 1 लाख दे दूं, फिर का 1,20,000 दिया। ठीक है,
तो इस चुनाव में उनको बताना चाहिए कि भाई मैंने 1,20,000 की बात की थी, इतना मैं दे पाया हूँ और इतना नहीं दे पाया। ठीक है, अब उसके बाद जो सवाल आता है कि जो अभी आज का भी जो उनका भाषण है, एक क्या है, मतलब उसमें कहीं कोई दिशा है क्या? आप लालटेन की बात कर रहे हैं, आपने क्या किया था? आपने क्या किया था? आप तो हमसे थाली बजवा रहे थे, आप हमसे जो है मोमबत्ती जलवा रहे थे, आप हमसे घंटी बजवा रहे थे और कह रहे थे गो कोरोना गो, गो कोरोना गो। क्या यही है? आप 38 जिले यहाँ पर हैं, ये हमने नहीं, राज्य सरकार ने लिखा कि 21 जिलों में तो हमारे पास वेंटिलेटर ही नहीं है। ये प्रधानमंत्री से मांग की थी और ये आज तक इसी एनडीए की सरकार यहाँ भी और वहाँ भी आज तक उसका कोई इंतजाम नहीं हुआ। तो हमारा ये कहना है कि आज बिहार के अंदर लोग सिर्फ विरोध नहीं कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, बगावत। और आज पूरी जनता ये चुनाव लड़ रही, पूरी जनता। ये ठीक है कि कोरोना की वजह से अभी तक जो उम्मीद थी पोलिंग की उस हिसाब से थोड़ी कम हुई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पोलिंग की कई एक आध दो जगह शायद खत्म भी हो गया है, लेकिन और जगह जल्दी से जहां जब अंतिम समय आएगा तो एक स्थिति बन जाएगी। ठीक है मोहन प्रकाश जी, बिहार में कांग्रेस ही क्यों? युवा और बिहार के लोग कांग्रेस को इस बार क्यों चुने? क्यों मौका दें कांग्रेस को? ये इसलिए कह रहे हैं कि ये जो आपने सवाल पहले किया था ना कि पैसा कहाँ से आएगा, ये भी पूछ रहे थे, तो इनको मैं आपको भी याद दिलाना चाहता हूँ और इनको भी याद दिलाना चाहता हूँ। इस देश के अंदर गरीबों को कानून बनाकर गारंटी से रोजगार का अवसर देने का काम यूपीए सरकार के समय हुआ था। और श्रीमती सोनिया गांधी जी जब यूपीए की अध्यक्ष थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, राहुल गांधी जी हम लोगों के नेता थे, तो ये प्रस्ताव जब आया कि इस देश के गरीब लोगों को रोजगार का कानूनी अधिकार देना चाहिए, हमें गारंटी देनी चाहिए, तो एनडीए के लोगों ने संसद के अंदर खड़े होकर कहा था पैसा कहां से आएगा। और आपने देखा कि 37,000 करोड़ से ये मनरेगा शुरू हुई और आज भी इस तकलीफ के दौर में भी वही एक मनरेगा है जो लोगों का थोड़ा सहारा बन रही है, जो गरीब लोग हैं। और प्रधानमंत्री ने इसकी खिल्ली उड़ाई थी। तो सवाल यह है, पैसे का नहीं होता है, इच्छा शक्ति का होता है और प्राथमिकता का होता है। इनकी प्राथमिकता 1.5 लाख करोड़ रुपया चार पूंजीपतियों का माफ करने का है। हमारा लक्ष्य यह रहता है कि हम 72,000 करोड़ के कर्जे एक झटके में किसानों के माफ करते हैं। ये है प्राथमिकता और यही से पैसा आता है। ठीक है मोहन प्रकाश जी, आता हूं मैं, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं राकेश प्रवीर जी। जिस तरह से आपने बीजेपी को भी सुना, आपने अभी कांग्रेस को भी सुना, दोनों ही अपने अपने दावे वादे कर रहे हैं। बीजेपी कहती है कि मानक होते हैं तब विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, हालांकि बड़ा पैकेज नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। और मोहन प्रकाश जी कह रहे हैं कि मनरेगा जो हम लेकर आए थे आज मुसीबत के वक्त में वही काम आ रही है और हम दूरदृष्टि रखते हैं, इच्छा शक्ति रखते हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, राजनीतिक दल तो अपने अपने दावे करेंगे, अपनी बातें रखेंगे जी। एक बात जान जाइए कि अब विशेष राज्य के दर्जा का चैप्टर एक तरह से क्लोज हो चुका है। अब केंद्र में कोई सरकार हो, बिहार में कोई सरकार हो, विशेष राज्य का दर्जा नामुमकिन है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन ने ही इसको पूरे इरिलेवेंट बना दिया और उस तरह का कोई मानक नहीं। अब रही कि प्रधानमंत्री ने जो पैकेज की घोषणा की जी, विपक्ष की अपनी आलोचना है, उनके अपने तर्क हैं, अपनी बातें हैं और सत्ता पक्ष के अपने दावे हैं। इसमें यह ठीक है कि प्रधानमंत्री ने 1,25,000 करोड़ की जो विशेष पैकेज की घोषणा की थी, अभी कुछ दिन पहले जब ये राजनीतिक गर्मागर्मी चल रही थी तो मैंने वित्त विभाग से इसके पूरी एक डिटेल्स पता की थी। ये ठीक है कि 54,000 करोड़ रुपए के आसपास पुल पुलिया सड़क के परिक्षेत्र में ये लोग खर्च कर रहे हैं,
300 के आसपास करोड़ पर्यटन में इनके खर्च हो रहे हैं। और एक तरह से पूरे आंकड़े के विश्लेषण करने पर ये लगता है कि करीब 70-75% जो पैकेज के राशि है वो कहीं ना कहीं खर्च हो रहे हैं। कुछ योजनाएं इनकी पूरी हुई है, कुछ योजनाएं ऑनगोइंग है, कुछ भविष्य में पूरी होने वाली है या उसके टेंडर वगैरह निकलने वाले हैं जी। लेकिन ये ठीक है, ये बिहार के विकास में इसका कितना महत्वपूर्ण रोल होगा और आगे क्या आएगा ये बात की चीजें हैं। लेकिन विशेष राज्य के दर्जे की बात अब एक तरह से ओमिट हो गई है, उसको बिल्कुल कोई भी सरकार आगे लेके जाएगी ऐसा नहीं कहा जा सकता है। बिहार में कुछ मुद्दे जरूर हैं, विकास हम लोगों को भी पहली बार लगा कि विकास के मुद्दे पर शायद ये बहुत दिनों के बाद कोई बिहार का चुनाव होगा, लेकिन अब धीरे धीरे ये विकास के मुद्दे भी फिसल रहे हैं, रोजगार के मुद्दे भी उतने कारगर नहीं। आज पहले फेज का चुनाव मतदान हो रहा है, अभी तक देखिए विकास का मुद्दा हो चाहे रोजगार का मुद्दा हो, राज्य कोई भी हो, हर राज्य के चुनावों में यही मुद्दे हावी रहते हैं। मैं लौटता हूं आपके पास, इस वक्त मेरी सहयोगी रिचा मेरे साथ बनी हुई है। रिचा, अब सुबह से तमाम चर्चा कर रही हैं बिहार चुनाव को लेकर, लेकिन क्या आपको नहीं लगता इन लुभावने वादों के बीच बिहार की जनता इस बार असमंजस में है कहीं ना कहीं? बिल्कुल भानु, क्योंकि वादे दावे तो बहुत ज्यादा होते हैं जब भी चुनाव होते, चाहे वो किसी राज्य का चुनाव क्यों ना हो या फिर वो आम चुनाव क्यों ना हो। लगातार देखा जाता है कि जितनी पार्टियां हैं, चाहे पक्ष विपक्ष कोई पार्टी क्यों ना हो, लगातार दावे वादे करते हैं, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो उनके वही दावे और वादे खोखले नजर आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी जब रैली की थी तो उन्होंने एक ट्वीट करके कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ सालों पहले बिहार में आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो बिहार है वहां पर गन्ना ज्यादा पैदा होता है, अगली बार जब मैं आऊंगा तो जरूर मैं यहाँ पर चाय पीऊंगा चीनी की। लेकिन इस बार देखा गया है कि जिस तरीके से बिहार के जो हालात बने हुए हैं वो बिल्कुल खराब हो चुके हैं, क्योंकि ना तो युवाओं के पास रोजगार है और ना ही वहां पर कोई अच्छी शिक्षा है। इसको लेकर लगातार सवाल भी खड़े होते हैं और इस बीच लगातार जो विपक्ष पार्टियां हैं वो भी सवाल खड़े कर रही हैं और यहाँ तक कि जनता को लुभाने की कोशिश भी की जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि आपको 10 लाख नौकरी मिलेगी, तो कोई पार्टी कहती है कि आपको 19 लाख नौकरी मिलेगी। लेकिन ये जो सारी दावे वादे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं खोखले भी साबित होते हैं सरकार बनने के बाद। भानु जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार बनने के बाद तमाम तरह के मापदंड सामने आ जाते हैं, तमाम तरह की शर्तें सामने आ जाती हैं, वो चुनाव से पहले सामने नहीं आती हैं। मोहन प्रकाश जी, मैं एक सवाल आपसे करता हूं कि जिस तरह से लॉकडाउन के वक्त में जो प्रवासी बिहारी थे, जो प्रवासी लोग थे, वो बिहार लौटने के लिए ललायत थे, सैकड़ों किलोमीटर का सफर उन्होंने पैदल किया। वो मंजर इतना खौफनाक था जब बच्चे नंगे पांव गर्मियों में पैदल चलते थे, माँ बाप भूखे प्यासे बच्चों को कंधों पर लेकर चलते थे, लेकिन सरकार की तरफ से जब वक्त था तब व्यवस्था नहीं की गई। और आज सरकार कहती है कि देखिए हमने कोरोना में कितना बढ़िया काम किया। और इस मुद्दे को आप किस तरह से जनता को बताना चाहते हैं, जनता को दिखाना चाहते हैं कि देखिए आपके साथ क्या हुआ था और क्या कहा गया था और क्या कहा जा रहा है? मोहन प्रकाश जी। चले, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है उन तक। यही सवाल अशोक जी आपसे भी मेरा कि जब कोरोना के काल में तमाम प्रवासी बिहार के लोग पैदल चल रहे थे, बसों की भी व्यवस्था नहीं हो पाई थी बिहार से, नीतीश कुमार ने कह दिया था कि अभी हम नहीं बुला सकते हैं, बिहार में कोरोना बढ़ जाएगा अगर बाहर के लोग यहां आएंगे, गांव में फैल जाएगा। वेंटिलेटर तक की व्यवस्था नहीं हो पाई थी अशोक जी, और आज आप कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है कि जिस प्रकार से आप कोरोना काल के अंदर जो आज ही वर्तमान में है, ये नहीं कह सकते कि वर्तमान में भी नहीं चल रहा हो। आप देखिए कि पूरे भारत में आप देखेंगे तो पूरे आप कहीं से भी प्रवासी हो, उन प्रवासियों की उस समय समस्या आई थी, लेकिन कुछ राज्य थे जिन लोगों ने उनको भड़काने का काम किया। जैसे लेकिन अशोक जी किसी ने ये तो नहीं कहा था कि हम नहीं बुला रहे, हमारे पास बसें नहीं है, अभी हम नहीं बुलाएंगे अपने राज्य में। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से आप यदि प्रबंधन की हम बात करें, इस प्रबंधन के अंदर आप यदि किसी स्टेट के पास में यदि सही प्रबंधन हो और उस प्रबंधन का सही यूटिलाइज किया जा सके, और केंद्र सरकार के द्वारा ये गाइडलाइंस जारी की गई थी, जो लोग जहां हैं वहीं रहें, ठीक है। और अब ये भी आपको मालूम है, लेकिन उसके पश्चात भी मानते हैं कि कुछ प्रवासी लोग थे जो कि पलायन कर रहे थे,
सर कुछ और नहीं थे, उन पलायन हजारों करने थे। के लिए मैं आज राजस्थान की बात बताऊं, राजस्थान के अंदर कई बसें लेके आए थे, स्टूडेंट के लिए कोटा से भेजी गई थी। जी बिल्कुल। तो अब ये नहीं कह सकते कि प्रवासियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। ये पूरे भारतवर्ष के लिए सारी समस्याएं थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसको ऐसा माहौल बनाने की, क्रिएट करने की कोशिश करी कि ये पूरा कि ऐसा माहौल बनाया कि पूरे प्रवासियों को आप पूरे भारतवर्ष के अंदर ही आपको सही व्यवस्था नहीं कर पा रहे सर हैं। खुद बिहार के लिए मुख्यमंत्री कहा, बयान लेकिन देते उस समय हैं, यदि इसमें वो माहौल ये बनाने व्यवस्था वाली वहां बात के कहाँ थी? मुख्यमंत्री द्वारा नहीं की जाती, खुद तो नीतीश आप कुमार ने देखिए कि कहा था वर्तमान कि के अभी अंदर हमारे क्या पास स्थिति- बसों की क्या व्यवस्था उस नहीं समय है। क्या उनके पास ऐसे साधन थे या नहीं थे? उन साधनों का जिन्होंने सही यूटिलाइज किया, और वहां पर आज वर्तमान में आप देखिए उतना कोरोना का काल जितना नहीं फैल पाया जितना आप महाराष्ट्र में आप देखेंगे। महाराष्ट्र में आज देखिए क्या हाल हुआ है, कितना हुआ। तो आप देखिए कि यदि नीतीश कुमार जी के द्वारा महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री सरकार के नेतृत्व में- अपने यहाँ कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बिहार सरकार ने उस वक्त क्या स्टेटमेंट दिया था, ये आपको पता नहीं, चले? मैं कह रहा हूं हम कि यदि आज वो नहीं करती, बिहार गवर्नमेंट नहीं करती, तो आज बिहार के अंदर क्या हालत होते। मतलब वो आप हालात को देखिए, देखते हुए उन्होंने बिहार मरने के आज लिए छोड़ महाराष्ट्र दिया की था। तो पूरे भारत के अंदर नंबर 1 महाराष्ट्र है। वहां चलिए पर चलिए कांग्रेस ठीक है शासित- ठीक है। ऋचा, बिहार में आज जिस तरह से चुनावों को लेकर जिस तरह से वायदों की झड़ी लगा दी गई है, एक के बाद एक, तमाम जो कोरोना काल चल रहा था उस दरमियान तमाम जो प्रवासी बिहारी थे वो बिहार लौटने के लिए ललायत थे, लौट रहे थे, पैदल चल रहे थे, दिन रात सफर कर रहे थे, लेकिन उनकी सुनने वाली सरकार उनकी सुन नहीं रही थी कहीं ना कहीं। और आज सरकार कहती है कि कोरोना के काल में हमने बहुत अच्छा अपनी सेवाएं दी हैं, बहुत अच्छा हमने काम किया है, जबकि ऑक्सीजन तक नहीं मिल रही थी बिहार में। मरीज अपने ऑक्सीजन के सिलेंडर खुद ले लेकर चल रहे थे, दिखा रहे थे कि अगर आज हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होता तो मेरा मरीज मर गया होता। बिल्कुल भानु, क्योंकि सोचने वाली बात तो सबसे बड़ी यही है कि जिस तरीके से बिहार की जो हालात बने हुए हैं बहुत सोचने वाले हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के काफी दावे रहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पाइपलाइन बिहार में लगवाएंगे, और यहाँ तक कि बिहार में ये भी बात चली थी कि 5,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी चल रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरीके से 2.5 से 3 साल में ये जो गठबंधन की सरकार रही है एनडीए की, जिसमें बीजेपी और इसमें जेडीयू शामिल है, हालांकि नीतीश कुमार की सरकार रही थी वो 15 सालों से चली आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार किस तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि बिहार की जो युवा है वो आज भी बेरोजगार बैठे हुए हैं, आज भी वहाँ की महिलाएं अशिक्षित है भानु, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई का स्तर बहुत ज्यादा डाउन है। देखा जाता है कि वहाँ पर ना तो वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई है, लेकिन जिस तरीके से देखा गया था कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के 3 जिलों पर रैली की, जहां पर पहले वो दरभंगा गए थे, फिर मुजफ्फरपुर गए और उसके बाद उन्होंने पटना में जनसभा को संबोधित किया। इसी के दौरान उन्होंने काफी सारे वादे भी किए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जनता से कि अगर आप एनडीए की सरकार लेकर आए तो आपको एनडीए को वोट देना होगा, क्योंकि अगर आप बिहार में विकास चाहते हैं, अगर आप बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एनडीए को वोट देना होगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी को ये नहीं दिख रहा था कि 2.5 साल से जब गठबंधन सरकार बनी हुई है तो थोड़ा बहुत काम कर लिया गया होता? नीतीश कुमार 15 सालों से उनकी सरकार बनी आ रही है, क्या उन्होंने कोई काम किया? ये बात तो सोचने वाली खुद यहाँ पर पैदा हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से हम खुद देख रहे हैं जब आरजेडी की सरकार थी तब भ्रष्टाचार हुआ, तब घोटाला हुआ और खुद लालू प्रसाद अभी भी जेल में पड़े हुए हैं। लेकिन फिर से जब नीतीश कुमार की लगातार सरकार बनती आई 15 सालों से, वहां भी कोई काम नहीं किया गया। सबसे बड़ी जो विडंबना है वो ये है कि जनता विश्वास करे तो किस पर करे। बिल्कुल, जनता विश्वास करे तो किस पर करे। लुभावने वादे तो हर कोई दिखा देता है, बड़े बड़े मैनिफेस्टो हर कोई छाप देता है। राकेश प्रवीर जी, आज जनता असमंजस में है, जनता के सामने ये स्थिति बनी हुई है कि हम किस ओर जाएं, किस पर विश्वास करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं, तमाम वायदे वो गिना देते हैं, तमाम योजनाएं वो गिना देते हैं, लेकिन बिहार जो 10 साल पहले था आज भी वहीं खड़ा हुआ है। जहां पड़ोसी राज्य झारखंड में बीजेपी की सरकार थी, वहां बीजेपी अपनी सरकार नहीं बचा पाई, तो आज बिहार में किस दम पर कह रही है कि आप हम पर भरोसा कीजिए, हमें वोट दीजिए और बीजेपी की सरकार बनवाइए। राकेश प्रवीण, एक सवाल है, बहुत ये बड़ा सवाल है। आज जो राजनीतिक माहौल बना है और जिस ढंग से वादे और प्रति वादे किए जा रहे हैं, एक चीज पर आप गौर किए होइएगा भानु जी, चूंकि आप मीडिया से जुड़े और लगातार आप समाचार दिखाते हैं। आज कोई भी राजनीतिक दल घोषणा पत्र नाम से अपने को बचा रहा है। वो विजन डॉक्यूमेंट ला रहे हैं, दृष्टि पत्र ला रहे हैं, संकल्प पत्र ला रहे हैं, लेकिन वो घोषणा पत्र नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अब तक जो देखा गया है कि तमाम चुनाव में राजनीतिक पार्टियां जो घोषणा पत्र जारी करती थी और जिस ढंग की घोषणाएं की जाती थी, जनता अब उस
चीजों से इस तरह का विश्वास पैदा हुआ है कि जनता अब उस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में इन लोगों को उसके वैकल्पिक नाम लेने पड़ रहे हैं और तरह तरह के वादे फिर उसी शक्ल में किए जा रहे हैं। जनता के सामने एक बड़ा सवाल है, वो चाहे नीतीश कुमार का 15 साल हो, और आप देखिए आज के बाद ये चुनाव बिल्कुल 15 साल बनाम 15 साल की तरफ मुड़ गया है। ये चुनाव फिर पुराने रंग में धीरे धीरे, कल परसों जो तेजस्वी यादव ने बयान दिया ऊंची जातियों को लेकर, उसको लेकर फिर एक बार जातवाद की ओर मुड़ रहा है। क्षेत्रीय स्तर पर आज भी जितनी खबरें आ रही हैं उसमें काफी हद तक जात के आधार पर, पंथ के आधार पर और इस तरह की वोटिंग हो रही है। और अंततः सच्चाई यही है कि इनके सारे घोषणाएं, सारे दावे, सारे जो लुभावने नारे हैं, सारे झांसे एक तरफ रहेंगे। अंततः ये चुनाव 15 साल बनाम 15 साल जो बनाने की कोशिश हुई कि आरजेडी का 15 साल और एनडीए के 15 साल, और दरअसल अब इनके पास बहुत ज्यादा कुछ कहने के लिए मुद्दे नहीं बचे हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। लेकिन राकेश जी, लेकिन जो 30 साल गुजरे, 15 साल बनाम 15 साल जिस तरह से आप बता रहे हैं, इन 30 सालों में जनता को क्या मिला? इन 30 सालों में बिहार को क्या मिला? इन 30 सालों में बिहार की सूरत कितनी बदल गई? इन 30 सालों में कितने बाहर के स्टूडेंट बिहार में पढ़ने आने लगे? इन 30 सालों में कितनी ऐसी इंडस्ट्रियां बिहार में बन गई कि बाहर से लोग बिहार में नौकरी करने आने लगे? कितने ऐसे जो मजदूर हैं, जो बिहारी हैं, जो बाहर रहते हैं, वो वापस अपने घरों में आ गए इन 30 सालों में? आखिर मिला क्या जनता को? नहीं, बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है, आपने सही सवाल उठाया है कि 30 सालों में आखिर बिहार को क्या मिला। देखिए एक फर्क देखिए, 2005 में जब एनडीए की सरकार बिहार में बनती है तो इन लोगों का अपना ये कहना है कि उस समय न बिहार में सड़कें थी, न स्कूल की कोई हालत थी, न शिक्षा चिकित्सा की कोई व्यवस्था थी, और इन तमाम चीजों को हमको प्रारंभ से शुरू करना पड़ा। लेकिन आज ये ठीक है कि बिहार में सड़कें दिख जाती हैं, बिहार में स्कूल के बिल्डिंग्स बन गए, बिहार में अस्पतालों में मरीज अब जाने लगे। आप बता दें कि नीतीश कुमार बार बार अपनी तमाम सभाओं में एक बात कर रहे हैं कि 2005 के पहले यहाँ के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे, वहाँ औसत महीने में 39 मरीज जाते थे। आज वो कहते हैं कि हमारा डाटा है कि हर महीने 10,000 से ज्यादा मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जा रहे हैं। आज उनका कहना है हम बड़े बड़े संस्थान शिक्षण के बनवा दिए, IIM लाए, हम NIT लाए, VIT लाए, IIT लाए, हम फैशन टेक्नोलॉजी का सेंटर बनाए, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी बनाए, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय बनाए। ठीक है, शिक्षा में कुछ हद तक काम हुआ, सड़क प्रक्षेत्र में कुछ काम हुआ, कुछ बड़े पुल पुलिया, इन लोगों का दावा है कि 12 बड़े पुल पुलिया बन गए हैं, 12-13 पर और काम चल रहे हैं। दिन में बने हैं, रात में गिर भी गए हैं, बनते ही बनते। लेकिन वही मैं अब कहने जा रहा था, ये सारी चीजें हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि आज भी बिहार के 70 लाख लोगों को हर मौसम में पलायन क्यों करना पड़ रहा है? यहाँ रोजगार के अवसर क्यों नहीं सृजित हो रहे हैं? अगर इतने आप विकास के काम कर दिए तो पलायन क्यों है? शिक्षा के स्तर आज भी है कि बिहार से जानिए कि 40 लाख लड़के हर साल बाहर पढ़ने जाते हैं उस शिक्षण में। तो ये स्थिति आखिर क्यों बनी हुई है? अगर ऐसा है तो आज भी वो हालात क्यों नहीं बन रहे हैं कि बिहार के लोगों को बिहार में काम मिले, बिहार के बच्चे बिहार में पढ़ लें? रोजगार के अवसर कैसे सृजित होंगे? सरकारी नौकरियों की बात अगर न भी की जाए तो प्राइवेट सेक्टर में आपने ऐसा क्या कर दिया? कितनी बड़ी कंपनियां आई, कितनी इंडस्ट्री आए? ये सवाल अगर आखिर आप विपक्ष उठा रहा है कि आप 15 साल में सुई का कारखाना नहीं खोले, तो कहीं ना कहीं तर्क तो है। आखिर ठीक है, लैंडलॉक स्टेट है यहाँ बहुत, लेकिन विकास की संभावनाओं को बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता है। एग्रो इंडस्ट्री का कितना फैलाव हुआ, उस दिशा में सरकार ने कौन से काम किया, MSME क्या हुआ? तो ये सारे सवाल हैं और इस चुनाव में कहीं ना कहीं ये सवाल बने रहे। ठीक है प्रवीर जी, ये तमाम इस तरह के जो सवाल हैं वो आज भी बने हुए हैं। अशोक सिंह जी, जिस तरह से बिहार में JDU और BJP विकास की बातें करती है, देखिए नीतीश कुमार पिछले 15 साल से बिहार में हैं। 15 साल अब आपकी पिछले 5 साल से 2.5-3 साल से तो मान लीजिए आप BJP और JDU साथ में सरकार चला रहे हैं, और जो विकास जो इस समय बात की जा रही है बिहार में कि हमने सड़कें बनवाई, पुल बनवा दिए, पुलिया बनवा दी, वहां पर विद्यालय खुलवा दिए, हॉस्पिटल बनवा दिए, तो ये किसने बनवाए? JDU ने या BJP?
या बीजेपी की ये सोच थी या जेडीयू ने इस पर काम किया? क्योंकि देखिए जेडीयू की तो पिछले 15 साल से सरकार रही है, तब से तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। अब आप 3 साल से आ गए हैं तो ये बातें होने लगी कि देखिए सड़कें बनवा दी हमने, पुल बनवा दिए, हॉस्पिटल बनवा दिए, स्कूल बनवा दिए। तो क्या ये बीजेपी अकेली लेकर आई है या दोनों के गठबंधन से है? अगर दोनों के गठबंधन से है तो इसका श्रेय आप किसको देंगे फिर? देखो कि कोई भी यदि सरकार बनती है तो उस सरकार के अंदर कोई साझा मिनिमम प्लान होता है, उस प्लान के तहत कोई भी कार्य किए जाते हैं और उन्हीं कार्य के द्वारा आप देखिए कि बिहार के अंदर जिस प्रकार से वरिष्ठ जो पत्रकार साहब हैं उन्होंने पूरा बताया कि बिहार के अंदर क्या क्या काम हुए, सड़कों से लेकर के, चिकित्सा से लेकर के, शिक्षा से क्षेत्र से लेकर के, आप देखिए कितने जो जितने काम हुए हैं सारे काम हुए हैं। लेकिन हम मानते हैं कि बिहार की जो आप जो जनसंख्या की अनुपात के हम देखेंगे और राज्यों से हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ का ये सही बात है कि यहाँ के लोग बाहर जाकर के अधिक लोग जाते हैं और वहां पर जाकर के अपना काम धंधा करते हैं जाकर के, या किसी फैक्ट्री में काम करते हैं लोग, या किसी आप देखेंगे तो कोई बड़े पद पर भी हो सकते हैं लेकिन छोटे पदों पर भी होंगे, वहां पर बैठकर काम करते हैं किसी अदर स्टेट के किसी इंडस्ट्रीज के अंदर जाकर के। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे हमने एक मिनिमम प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम के तहत जितने भी कार्य किए गए हैं उन कार्यों को करने के अंदर दोनों का ही साझा रूप में काम होता है। क्योंकि तो इस तरह तो जेडीयू ने आरजेडी के साथ भी काम किया था, तो यानी कि विकास की बयार तो आरजेडी ने भी बहा दी होगी? नहीं, तो देखो वहां पर देखो कि उन्होंने खुद ने कहा कि नीतीश जी ने खुद ने कहा था कि जिस प्रकार से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ तो मैं कैसी मेरे साथ घुटन हो रही है, मुझे पता है कि किस प्रकार से वहां किस प्रकार से तेजस्वी कैसे चलाते थे, उनके लोग कैसे चलाते थे, वो आप लोगों ने खुद ने देखा होगा कि उस समय जब उनकी सरकार आज से 3 साल पहले जो उनका साझा मिनिमम प्रोग्राम था उस प्रोग्राम को वो पूर्ण तरह से कर नहीं पा रहे थे। और आप देखिए कि उसके बाद के अंदर किस प्रकार में जैसे कि उनकी सजा होती है और उसको उन्होंने कहा कि साफ कहा कि मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता क्योंकि जिस प्रकार से दबाने का काम कर रहे हैं, और उन्होंने उनके साथ छोड़ा और बाद में आने के बाद में बीजेपी के साथ वो सरकार बनाई और उन्होंने काम भी किया। तो अशोक जी जब लालू जी के साथ सरकार बनाई थी, आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी, तब तो लालू जी बड़े अच्छे लगते थे, गलबैया हुआ करती थी दोनों की। बाद में अचानक से ऐसा क्यों आभास हो गया कि नहीं लालू जी नहीं, बीजेपी सही थे, बीजेपी के साथ हमें जाना चाहिए, लालू जी को छोड़ देना चाहिए? देखो राजनीति के अंदर किसी भी प्रकार से कोई संभावनाएं होती है और कोई सिद्धांत भी होते हैं। तो संभावना तो इस वक्त चिराग भी जता रहे हैं। लगता है कि हम सिद्धांतों को नहीं अपना पा रहे हैं और उनकी पालना नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए वो अपने जो आप मान सकते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने आरजेडी के साथ किया होगा तो वो नीतीश कुमार जी की उसमें उनको पता पड़ा होगा कि मैं अब आगे मेरा राजधर्म नहीं निभा पा रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, और उन्होंने अपना उनसे कोलैबोरेशन था जिनको उन्होंने अपना हटा दिया और बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई, वापस जितना काम चालू। तो अशोक जी चलिए, उस वक्त तो ये बीजेपी की भी कहीं ना कहीं मजबूरी थी कि अगर सत्ता में आना है तो जेडीयू को साथ लेना ही पड़ेगा। अब अगर एलजेपी और बीजेपी मिलकर सरकार बना लेते हैं तो आप जेडीयू को किनारे कर देंगे? क्योंकि एलजेपी तो वैसे भी आज कह चुकी है, चिराग तो कहीं ना कहीं सूत्रों से उनके पास कुछ खबर ऐसी आई है कि दोबारा से, जैसा कि अभी आपने कहा था संभावना है, ये तो कुछ भी हो सकता है, दोबारा से नीतीश कुमार आरजेडी का दामन थाम सकते हैं चुनावों के बाद, अगर संभावना ऐसी बनी तो। नहीं, ये तो मैं कह नहीं सकता क्या है क्या नहीं है, वो चिराग पासवान जी बताएंगे कि किस प्रकार से उनका पार्टी का। हम तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बात कर सकते हैं कि क्योंकि कितना है संभावना है, या हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी जो सरकार थी और हमने को काम किए, मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार है और उन्होंने किस किस प्रकार से क्या क्या पैसे आपको स्टेट के अंदर दिया है, बिहार स्टेट के अंदर दिया है, चाहे किसान सम्मान निधि की बात देखिए 6,000 देखिए। और मोहन प्रकाश जी की मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि मनरेगा, मानते हैं कि मनरेगा वो लेके आए, सही बात है, लेकिन मनरेगा का आप देखेंगे कि किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटर जो पैसा होता था वो कौन खाता था, कितनी ऑडिटें हुई थी पूरे भारतवर्ष के अंदर, ये नहीं है। आज वो पैसा है पूरा उनके खाते में जा रहा है, वो लेबर के मजदूर के खाते में जा रहा है। ठीक है, तो ये काम करने का मोदी जी का काम था, लेकिन मोहन प्रकाश जी ने ये बात नहीं कही है। एक उन्होंने कहा कि हमने 76,000 करोड़ रुपए हमने कृषि जो ऋण थे वो हमने माफ किए, तो वो ऋण जो माफ किए पूरे भारत में 76,000 करोड़ किए, तो राजस्थान के अंदर पर्टिकुलर मैं बात बताऊं आपको, किसी के 2,000, किसी के 3,000, किसी के 5,000, किसी के 8,000 से ज्यादा तो कर्ज माफ ही नहीं हुआ, और वो इतना उसका श्रेय लेना चाहते हैं कि साहब हमने कौन सा कर्ज माफ कर दिया। लेकिन आप राहुल गांधी जी ये बताएं कि आप जिस प्रकार से बिहार में रैली कर रहे हैं और राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जो बातें कही
क्या वो बात वहां जाके कहेंगे कि राजस्थान में हमने 10 दिन में कर्जा माफ कर दिया, मध्य प्रदेश में कर दिया, छत्तीसगढ़ में हमने कर दिया, लेकिन वस्तुस्थिति में तो है ही नहीं है। तो वहां जाकर के ये क्या बात कर रहे हैं? तो ये चलने वाली बात नहीं है। जनता ये देख रही है कि किस प्रकार से कांग्रेस, जो राहुल गांधी जी पूर्व के जो चुनाव हुए हैं 2 साल पहले, उसमें क्या वादे किए, क्या उनकी लिए पूर्वांती करी है, नहीं करी है। तो मगर कृषि जो ऋण जो माफी का है, उससे संबंधित बिहार की जनता पक्का देखेगी कि मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये वार्षिक रूप में तय किए हैं और जो उनको दिए जा रहे हैं। और बीमा के पैसे आप देखिए कि बीमा के अंदर कितना हमने किया, 2 रुपया, 3 रुपया और 4.5 रुपये का लोग जो हमारा प्रीमियम होता था परसेंटेज का, वो हमने काम करने का काम किया है। और जितनी सब्सिडी है उसको आप उसको नियमित रूप से देने का काम किया। बीच में कोई खाने वाले का कोई का रास्ता नहीं छोड़ा है। लिमिटाइज जो जैसे सिस्टम था वो सिस्टम हमने किया है। तो कृषि से क्षेत्र के अंदर यदि वहां के लोग ये देखेंगे, जो किसान लोग हैं, उनको ये पता पड़ेगा कि केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं लेके आए और इन योजनाओं का वहां पर क्रियान्वित किया गया है। क्योंकि राजस्थान के अंदर आप देखिए कि मैं बताऊं आपको कौन कौन सी जो योजनाएं थी, उनका आज धरातल के ऊपर पूरा राजस्थान के अंदर हुआ। जिस प्रकार से जैसे मान लो कि आप स्मार्ट सिटी का पैसा है, यदि वहां बिहार में आता है, अमृत योजना के तहत जो पैसा आता है, तो यहाँ राजस्थान के अंदर भी खूब पैसा दिया, तो बिहार के अंदर भी उसका खूब पैसा दिया गया है। तो वो योजनाएं तो केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है और उनका लाभ मिल रहा है। आज वहां की सड़कें अच्छी हो रही है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, उसके तहत हो रहा है। दीनदयाल उपाध्याय आप बिजली का है, तो वहां पर आप बिजली का देखेंगे कि आप बिजली हर घर में पहुंच रही है। तो इस प्रकार से हम नहीं कह सकते कि कई काम नहीं किए हैं सरकार के द्वारा, वहां पर राज्य सरकार के द्वारा भी काम किए गए, केंद्र सरकार के द्वारा भी उनके अंदर खूब फंड दिया गया, खूब काम किया गया है। ये तो आप केंद्र सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं, योजनाएं तो केंद्र सरकार की हैं। अगर केंद्र सरकार की योजनाएं किसी राज्य में लागू होती हैं तो मान के चलिए कल को अगर आरजेडी होती तो क्या ये योजनाएं वहां लागू नहीं की जाती केंद्र सरकार की? नहीं, क्यों नहीं देते हैं? ये तो हम भेदभाव करते नहीं है। किसी का स्टेट का हो, कोई भेदभाव की कोई बात ही नहीं आती है। हर स्टेट को जिसका उसका क्षेत्र होता है उसके हिसाब से दिया जाता है। बस इतना देखा जाता है कि उसका इम्प्लीमेशन कैसे किया जा रहा है, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं किया जा रहा, कोई केस तो नहीं है। वो देखने का काम तो है केंद्र सरकार के द्वारा किया ही जाता है, वो करना भी चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली में ये चीज होना जरूरी है। ये नहीं है कि जैसे राजीव गांधी जी ने कहा कि 1 रुपये के अंदर 15 पैसा तो रहता है, बाकी 85 पैसा कहीं कहीं चल जाता है। तो ये मोदी जी की सरकार है, इसके अंदर केंद्र सरकार का जो पैसा आता है तो पूरा पैसा लगता है, वहां को लीकेज होने का कोई चांस नहीं है। देखिए, उस वक्त शायद राजीव गांधी के वक्त में इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था, नहीं शायद उनको भी कुछ और ही कहना पड़ता। चलिए, नहीं, मंशा होनी चाहिए, मंशा की बात है। वैसे मनमोहन सिंह जी थे, मनमोहन सिंह जी के टाइम तो डिजिटल का सिस्टम आ ही गया था, लेकिन कहाँ किया? वो करना चाह रहे थे लेकिन उनको क्या करने कहाँ दिया गया? उनके बिल फाड़े जाते थे उनकी लाइफ। राहुल गांधी जी ने कचरे के दान में डाल करके फाड़ दिया था मीडिया के सामने के अंदर। तो वहां तो एक मिसमैनेजमेंट का कैसा था। तो वो कैसे कह सकते हैं कि आप कांग्रेस के अंदर मनमोहन सिंह जी को किस प्रकार से उन्होंने बंधन से बांधा हुआ था, वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। चलिए ऋचा, जिस तरह से आपने सुना, बीजेपी को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना, आज पहले चरण के चुनाव भी हो रहे हैं बिहार में, लेकिन अगली सरकार किसकी होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर सरकार जिस तरह से वायदे इस वक्त किए जा रहे हैं, जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, क्या आपको लगता है सरकार किसी की भी बने और चुनाव सरकार बनने के बाद ये सारे वायदे जो बड़े बड़े वायदे किए गए हैं, 10 लाख नौकरियों के, रोजगार के तमाम वादे किए गए हैं, या क्या इतनी आसानी से पूरे हो पाएंगे बिहार में? बिल्कुल भानु जी, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे 2.5 साल पहले या फिर 3 साल पहले, तो इस बीच जब गठबंधन सरकार बनी थी तो कोई भी काम नहीं किया गया। हालांकि आप नतीजा भी देख सकते हैं, जब लॉकडाउन था तब मजदूर कैसे कैसे आए थे, वो स्थिति आपने खुद देखी थी। किस तरीके से यहाँ पर कुछ मजदूरों की तो मौत भी हो चुकी थी, उनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं की गई थी। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार दावेदारी के साथ साथ बयानबाजी भी सामने आ रही है जी। हमने खुद देखा था कि खुद नीतीश कुमार ने बयान दिया था कि लालू यादव पर हमला बोला था कि 8-9 बच्चे पैदा करने वाला बिहार का विकास करने चला है। जी, और इसी को लेकर आरजेडी ने कहा था, जो तेजस्वी यादव उन्होंने बोला था, साफ तौर पर जो नीतीश यादव है वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल रहे हैं, क्योंकि खुद पीएम मोदी 5-6 भाई बहन हैं, इसको लेकर उन्होंने हमला बोला था।
लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर आप बिहार के मुखिया हैं तो आप इस तरीके से जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो 8-9 बच्चे पैदा करता हूं कैसे बिहार का विकास करेगा। किस तरह की टिप्पणी की है उन्होंने, एक अशोभनीय टिप्पणी यहाँ पर देखने को मिली है भानु जी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भाषा की मर्यादा भी इन चुनावों में कई बार लांघी जा चुकी है। राकेश प्रवीर जी, क्या आपको पहले की आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और आज तेजस्वी की आरजेडी में कोई अंतर दिखाई देता है दोनों ही आरजेडीओं में? क्योंकि आज एक युवा के हाथ में आरजेडी आ चुकी है, लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं कोठरी में पड़े हुए हैं, तो क्या कितना अंतर आपको लग रहा है? क्योंकि पहले की आरजेडी को अपराध की आरजेडी माना जाता था कि अपराध पर ये आरजेडी चलती है, भ्रष्टाचार होता है और उसका खामियाजा भुगतना भी पड़ रहा है। तो क्या लोगों की मानसिकता बदल पाई है आरजेडी के प्रति या नहीं? देखिए, एक चीज समझ लीजिए भानु जी, आरजेडी जिस तरह की पार्टी है, एक तरह से परिवारवादी वंशवादी पार्टी है जी, और अभी भी इस चुनाव में जिस तरह के लोगों को उन्होंने टिकट दिया है, तो आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले जो लोग डोमिनेट करते थे, समय अंतराल में चेहरे बदले हैं, सोच और प्रवृत्तियां कमोबेश वही है जी। ठीक है, युवा नेतृत्व तेजस्वी यादव उभर के आए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क इसलिए नहीं लग रहा है कि इनका जो बेस वोट है, जो समीकरण है, वो समीकरण में कोई बदलाव नहीं आया है और वही एमओआई समीकरण है। अभी भी इनका एम्फेसिस या जोर इसी चीज पर है कि एमओआई समीकरण एक्युमुलेट हो जाए, वो एकजुट हो और वो वोट करे। तो राजनीतिक पार्टियों के चरित्रगत बदलाव को लेके आप बहुत आश्वस्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो नेतृत्व के साथ साथ उनका जो मूल सैद्धांतिक विचार होते हैं वही होते हैं। समर्थक जो होते हैं या जो मतदाता होते हैं वो नीतियों से विचारों से जरूर प्रभावित होते हैं जी। तेजस्वी यादव अब तक बिल्कुल ठीक लाइन पर चल रहे थे। हम लोगों सबको एक उम्मीद जगी थी कि एक युवा नेतृत्व और विकास और रोजगार की बातें लेके आगे बढ़ रहा है जी। लेकिन इधर के 2-3 सभाओं में जो उन्होंने भाषणबाजी की है उससे ये लग रहा है कि उनका फिर कहीं ना कहीं एक पोलराइज करने का, जातीय आधार पर गुलबंदी करने का जो सब सोच चल रही है, तो उसके आधार पर एक आशंकाएं बन रही है। लेकिन हम सबकी अपेक्षाएं और उम्मीद रहेगी कि तेजस्वी यादव लालू यादव के पद चिन्हों पर नहीं चलेंगे। ठीक है, इन्होंने उम्मीदवारों के चयन में बाहुबलियों को, रेपिस्ट को, दागियों को किसी न किसी तरह से तरजीह दी है, लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव लालू यादव से कुछ अलग अपनी पहचान बनावे तो ये बिहार के लिए और बिहार के राजनीति के लिए एक सुखद एहसास होगा। और हम सबकी ये अपेक्षा भी रहेगी कि समय अंतराल में, चूंकि ये पीढ़ियों का गैप है, लालू यादव की कार्यशैली अलग थी, तेजस्वी यादव की कार्यशैली अलग होनी ही चाहिए। इसी अपेक्षा के साथ यह सब हम लोगों की शुभकामना भी रहेगी। ठीक है, लेकिन एक सोच में बदलाव जरूरी है। आप उन्हीं सारे फॉर्मूलों को, उन्हीं सारे तकनीक को, उन्हीं सारे जुमलों को आजमा के जो लालू यादव किया करते थे। लालू यादव निश्चित तौर पर एक मास लीडर थे, उनकी एक पॉपुलरिटी थी। उन्होंने जो जातीय गठबंधन और जातीय आधार पर अपनी राजनीति की, समय के बदलाव के साथ आप गौर करें तो 2000 से लेके और अब तक एक बिल्कुल नई पीढ़ी आ गई है। 2000 में जो बच्चा जन्म लिया वो आज वोटर है। तो ऐसे मतदाताओं को हम क्या संदेश दें, क्या करें, उन्हें किस तरह से कुछ नई बातें बताएं। बिल्कुल प्रवीर जी, यानी कि बदलाव बहुत हुआ है। वो वक्त दूसरा था लालू प्रसाद यादव के वक्त का, आज दौर दूसरा है। अशोक जी, क्या बीजेपी युवाओं का माइंड सेट करने में कामयाब हो पाई है? क्योंकि एक बिहार के लोगों का एक माइंड हुआ करता था कि अगर चुनाव है तो लालू है, अगर चुनाव आ रहे हैं मुख्यमंत्री बनेगा तो लालू बनेगा। लेकिन क्या आज बीजेपी उस माइंड को कहीं बदलने में कामयाब हो पाई है कि अगर चुनाव है तो विकास के मुद्दे पर होंगे, अगर चुनाव है तो बिहार वासियों के मुद्दे पर चुनाव होंगे? देखो कि जिस प्रकार के आप देखें, बात करूंगा आपको, आपके मोदी जी का कहीं पर भी आप उनका एड्रेसिंग जो होता है जी, वो अधिकांशतः आप कहेंगे कि उसके अंदर 1 घंटे का यदि एड्रेसिंग होगा, उनका संबोधन होगा, उसके अंदर वो कम से कम भी आप युवाओं के बारे में अधिकांशतः बात करते हैं और उनके डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं कि वो भारत के अंदर कैसा एक नया भारत बना सकते हैं, उनके बारे में वो कहते हैं। चाहे किसी भी अलग अलग मंच पर वो बात करें, तो हम ये मानते हैं कि बिहार के अंदर भी आप ये देखेंगे कि युवा है, तो युवा बढ़ चढ़ करके जो गठबंधन जो बीजेपी का है
नीतीश जी के साथ में जी। उसको अधिकांशतः वोट देंगे और वापस से सरकार है, जो गठबंधन की सरकार है, वो गठबंधन की सरकार एनडीए की बनेगी। चलिए, ठीक है। और जिस प्रकार से ये लोग कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, जी, और जिस प्रकार से इन्होंने लिखित रूप में कहा है और अपने भाषणों में कह रहे हैं, साथ साथ राहुल गांधी जी उनका साथ दे रहे हैं, ये जनता भी देखेगी कि किस प्रकार से इन लोगों ने ये वादे करते हैं, तो ये क्या इन वादों को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चलिए, क्योंकि चलिए, बीजेपी जो कहती ठीक है, वो ठीक करके है भी अशोक जी। दिखाती है, ये नहीं है कि हम कहें कुछ और करें कुछ। ठीक है अशोक जी, मामला वक्त कुछ हो इजाजत सकता नहीं है। देता इस चर्चा को अब आगे बढ़ाने के लिए। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि बिहार के रण में मतदान जारी हो चुका है। पहले चरण का आज मतदान हो रहा है। तमाम पार्टियां ताल ठोक रही हैं, तमाम दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं। किसके हाथ सत्ता की चाबी होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके घर